नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सुबह के 9 बज चुके हैं और विस्तार के साथ खबरों पर नजर डालते हैं। और सबसे पहले खबर आ रही है गौतम बुद्ध नगर से, जहां पर बदमाशों ने एक कार लूट ली है। कार सवार युवकों से लूटपाट हुई है। 5 बदमाशों ने फायरिंग की और कार लूट ले गए। फायरिंग में बाल बाल बचा कार सवार। होंडा सिटी कार को लूटकर भाग निकले बदमाश। मोबाइल फोन भी ले गए। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के सेक्टर 150 की यह घटना है, जहां पर 5 बताई जा रही है बदमाशों की संख्या, जो कि आए थे होंडा सिटी कार और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। इधर बिजनौर के आजमगढ़ टाइगर रिजर्व में नर हाथी का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। हाथी की उम्र करीब 2.5 साल बताई जा रही है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और हाथी के बच्चे के शव को कब्जे में लिया गया। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, जिससे हाथी की मौत कैसे हुई इसकी अभी तक पुख्ता जानकारी सामने नहीं है। लखनऊ में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया, जहां पर बाजार खला थाना इलाके के एक पार्क में टिकटॉक बनाने के लिए 4 नाबालिग झंडे को आग लगा रहे थे। वहां मौजूद लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद चारों लड़के भागने लगे। एक को लोगों ने पकड़ लिया, जबकि 3 मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और लड़के को हिरासत में लिया गया। चारों लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसी बीच आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। ट्रक और बस की आमने सामने की भिड़ंत, जिसमें ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई और बस में बैठे 20 लोग घायल हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि गलत साइड से ट्रक आ रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। थाना डॉकी क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी आशंका, दिल्ली को निशाना बना सकते आतंकवादी। ये खबर एक बार फिर 4 से 5 आतंकियों के दिल्ली में प्रवेश करने की आशंका जताई गई है। कश्मीर से दिल्ली में प्रवेश की आशंका। खुफिया इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क है। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को भी सतर्क कर दिया गया है। अलर्ट मोड पर है ये सभी। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, गेस्ट हाउस की चेकिंग हो रही है। तो स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम पूरी तरह से अलर्ट। हर जगहों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है और जो आशंका जाहिर की जा रही है कि दिल्ली एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर है, और यह आशंका खुफिया इनपुट्स के आधार पर यह बात सामने आ रही है कि कुछ आतंकी है। 4 से 5 इनकी संख्या जो कि दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं शायद। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शंकर, क्या है अलर्ट? देखिए, ये अलर्ट जो है आतंकियों से संबंधित है और इस मामले में जानकारी मिली थी कि जम्मू कश्मीर से करीब 4 से 5 की संख्या में आतंकी दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश में हैं। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। और यहाँ तक कि जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है और गेस्ट हाउस है, होटल है, यहाँ पर जो है तफ्तीश किया जा रहा है। वहाँ पर जो भी वहाँ पर संदिग्ध लोग हैं, बाकायदा उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मामला काफी संगीन है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर राजधानी दिल्ली के अंदर में काफी हाई अलर्ट पे है दिल्ली पुलिस। कल भी इस मामले में पड़ताल कर रही थी और आज भी कई स्थानों पर इस बात को लेकर वहाँ जांचा परखा जा रहा है। और जांचा परखने के साथ साथ ये भी इनपुट मिला था कि ट्रक में लोग सवार होकर यहाँ पे आ सकते हैं, या हो सकता है कि जम्मू कश्मीर की कोई गाड़ियां जो है उसमें बैठ करके ये आ सकते हैं। तो लिहाजा इन तमाम मामलों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी अलर्ट पे है। जी शंकर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और अब बड़ी खबर, कानपुर में हड़कंप मचा हुआ है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कानपुर में बिहार के शेल्टर होम्स जैसा ही एक कांड सामने आता दिख रहा है। कानपुर के बालिका सुधार गृह में जब लड़कियों की कोरोना जांच कराई गई तो चौंकाने वाले मामले सामने आए। यहां पर 7 नाबालिग लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई। उनमें से 5 ऐसी हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव भी हैं, तो एक HIV से संक्रमित है। कानपुर के बालिका सुधार गृह में ये क्या हुआ? बालिका सुधार गृह में क्या यही होता है? और अगर यही होता है तो फिर सुधार गृह कैसा? सबसे पहले ये जान लीजिए कि कानपुर के बालिका सुधार गृह में हुआ क्या है।
कानपुर के इस बालिका सुधार गृह में 7 लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई हैं और उसमें भी 5 ऐसी जो कोरोना पॉजिटिव हैं। पहले संख्या 2 थी जो गर्भवती थी, मगर आधिकारिक पुष्टि के बाद ये संख्या बढ़ के 5 हो गई, यानी 56 में से 5। और इसके अलावा अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्टाफ के एक कर्मी भी इससे अफेक्टेड है। अब ये गर्भवती कैसे हुई, किस जनपद से यहाँ आई, ये जांच का विषय, लेकिन अधिकारी जांच की बात जरूर कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात की जो HIV पॉजिटिव की बात की जा रही है या जो हेपेटाइटिस C की बात की जाए, इनके पेशेंट्स को एक साथ यहाँ कैसे रखा गया, ये जांच का विषय है। लड़कियों के गर्भवती होने का खुलासा जब न्यूज 18 ने किया तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कानपुर के SSP मीडिया के सामने आए। ये दोनों बच्चियां जो है, इनके जो प्रेगनेंसी उसी समय कंफर्म हुआ था जैसे इन लोगों ने आमद किया है। कोई कानपुर आके कोई प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, ना वो रेस्क्यू होम में प्रेग्नेंट हुए हैं। SSP ने पूरी कहानी को ही नई दिशा में मोड़ दिया। उनकी माने तो लड़कियां यहां आने से पहले ही प्रेग्नेंट थी। हालांकि न्यूज 18 ने जब SSP से पूछा कि लड़कियां यहां लाई कब गईं, तो उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया और जांच की बात कहकर निकल गए। तो दिनेश जी, क्या आप बता पाएंगे कि कब इन बच्चियों को यहां लाया गया था? पिछले दिसंबर 2019 में ये लोग यहाँ पे जो डेट एग्जैक्टली मालूम नहीं है, बट दिसंबर 2019 में ये बच्चियां आगरा और कन्नौज जनपद से यहाँ आमद की हैं। कानपुर के बालिका सुधार गृह के इस कांड का खुलासा तब हुआ जब यहाँ रह रही लड़कियों की कोरोना जांच करवाई गई और जब लड़कियां यहाँ से बाहर निकली तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। हालांकि अभी इस मामले में बहुत से खुलासे होने बाकी हैं। कानपुर से न्यूज 18 के लिए अमित कंजू की रिपोर्ट। इधर इस मामले में कानपुर के डीएम डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने ट्वीट किया, कुछ लोगों द्वारा कानपुर समासनी गृह को लेकर गलत उद्देश्य से पूर्णतया असत्य सूचना फैलाई गई है। आपदा काल में ऐसा कृत्य संवेदनहीनता का उदाहरण है। कृपया किसी भी भ्रामक सूचना को जांचे बिना पोस्ट न करें। जिला प्रशासन इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु लगातार तथ्य एकत्र कर रहा है। और कानपुर के डिविजनल कमिश्नर का भी यही कहना है कि जो भी लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई हैं, वे आश्रम में आने से पहले ही प्रेग्नेंट थी। मामले पाए गए हैं, इनमें से सभी को कोविड अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इन सभी मामलों में 5 ऐसी बालिकाएं पाई गई हैं जो गर्भवती हैं। ये बालिकाएं पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों से CWC के द्वारा उनके आदेश पर इस संवासनी गृह में संदर्भित की गई थी। ये क्रमशः आगरा, कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा और कानपुर नगर के बाल कल्याण समिति या CWC द्वारा संदर्भित मामले रहे हैं, जो पहले से गर्भवती थी। वहीं राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर का दावा है और उनका कहना है कि वे शेल्टर होम का हर महीने दौरा करती हैं और यहां पर किसी भी पुरुष का आना जाना वर्जित है। मुख्यमंत्री ने इस मामले को भी गंभीरता से लिया कि राजकीय बालिका गृह में काफ़ी बच्चियां पॉक्सो एक्ट में आती हैं, कम उम्र की होती हैं, 16-17 साल की उनकी उम्र होती है। इस नाते वो वहाँ रखी जाती हैं और उन्हीं में 2 बच्चियाँ पीछे हेलट अस्पताल उनको भेजा गया था, तो वहाँ पे हमारा स्टाफ भी गया था। तो संभवतः कोई स्टाफ किसी के संक्रमण में टच हुआ होगा, जिसकी वजह से हमारे राजकीय बालिका गृह में वो थोड़ा संक्रमण फैला। और अब इस मामले ने कांग्रेस को एक बड़ा मौका दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि बिहार मुजफ्फरपुर का किस्सा देश के सामने है। देवरिया शेल्टर होम्स के बारे में सभी जानते हैं। प्रियंका ने लिखा कि जांच के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है, लेकिन सरकारी बाल संरक्षण गृहों में बहुत ही अमानवीय घटनाएं घट रही है। प्रियंका गांधी ने जमकर आरोप लगाए हैं। कई सवाल कांग्रेस की ओर से उठाए गए हैं कि आखिर शेल्टर होम्स में चल क्या रहा है। जांच के नाम पर अब चीजों को दबाया जा रहा है, मामले को दबाया जा रहा है। ये प्रियंका गांधी के आरोप और जिस पर बीजेपी का पलटवार भी आया है। बीजेपी का कहना है कि प्रियंका गांधी मनगढ़ंत कहानियां रच रही हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन ने कहा कि कांग्रेस और प्रियंका के मन में यूपी सरकार के प्रति नफरत है और इसी वजह से इस तरह की बातें की जा रही है। कांग्रेस और प्रियंका वाड्रा
उनके मन में उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर जो नफरत का माहौल है, जो भाव है, उस भाव को व्यक्त करने के लिए वो मनगढ़ंत कहानियों का सहारा लेती रही है। अब फिर उन्होंने कानपुर के विषय पर जो मनगढ़ंत कहानी को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए, इस झूठ की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जितनी भर्त्सना की जाए, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस केवल झूठ का व्यापार करने का काम कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ मौजूद है, ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ है। श्याम, आपके पास आऊंगी, उससे पहले ऋषभ के पास चलते हो। ऋषभ, मसला ऐसा है कि सिर्फ कानपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हड़कंप। लखनऊ से क्या खबर है? कानपुर के डीएम भी ट्वीट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बातें सामने आ रही है सब गलत है। मुख्यमंत्री ने खुद इसका संज्ञान लिया था और इस मामले में एक स्पष्ट प्रेस नोट जारी करने का भी आदेश दिया था और यह भी कहा था कि स्थिति स्पष्ट की जाए, जिसके बाद ही कानपुर के डिविजनल कमिश्नर, डीएम और उनके एसएसपी का वर्जन सामने आया। उन्होंने ये कहा कि जिन 2 नाबालिग बच्चियों की बात की जा रही है जो प्रेग्नेंट हुई हैं, वो दिसंबर महीने में, दिसंबर 2019 में कानपुर के संवासिनी गृह में आई थी और उस वक्त ही वो दोनों प्रेग्नेंट थीं। जांच के दौरान भी ये पता चला है कि एक बच्ची को 7 महीने का और दूसरे को 8 महीने का प्रेगनेंसी है। तो अब इसको स्पष्ट और स्थिति करनी चाहिए कि ये किस मामले में आई थी, किस ज़िले से आई थी और जब इनका यहाँ पर एंट्री की गई थी उस वक्त वाकई ये थी प्रेग्नेंट या नहीं थी। क्या प्रशासन इस पर कोई लीपापोती करने का काम कर रहा है? हालांकि जो महिला आयोग की ओर से बाइट आई है कानपुर से, उसमें भी उन्होंने कहा है कि वो नियमित जांच करती रहती, किसी पुरुष का वहां पर आना जाना नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही कोविड पॉजिटिव भी जब 57 वहां की हो जाती हैं संवासिनियां, तब भी एक आरोप जरूर लग जाता है कि क्या कोई बाहर से लोग संवासिनी गृह में आ जा रहे हैं। प्रेगनेंसी भी एक इशू है और कोविड भी इशू है। प्रेगनेंसी के इशू पे तो फिलहाल एक वर्जन आ गया है कि जब बच्चियां इस संवासिनी गृह में दाखिल हुई थी वो उसी वक्त प्रेग्नेंट थी। हाँ, अब ये बात ज़रूर है कि अभी तक प्रशासन स्पष्ट नहीं कर पाया है कि ये किस तारीख में दाखिल हुई थी, क्या लिखा पढ़ी में इस चीज़ की एंट्री है या नहीं है। प्रियंका गांधी चूंकि पॉलिटिशियन है, उनको एक मौका ज़रूर मिला है, तो उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की है कि संवासिनी गृह में बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है। हालांकि प्रशासन का यही कहना है राजनीति की बात छोड़ भी रहे तो मसला बहुत गंभीर है और साफ होना चाहिए और चीजों को बिल्कुल पूरी तरह से साफ रखना चाहिए प्रशासन को भी कि आखिर वाकई में क्या हालात हैं और क्या सच्चाई है। श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम, बताएं, एक के बाद एक ट्वीट हो रहे हैं, वर्जन सभी अधिकारियों का आ रहा है और क्या तथ्य भी रखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मामले में अब सियासत शुरू हो गई है और उसके बाद जब विपक्ष ने वार किया और सत्ता पक्ष उसका प्रतिकार कर रहा है, साथ ही साथ प्रशासन लगातार जवाब दे रहा है कि ये जो मामले हैं वो पुराने हैं, क्योंकि जब पास्को एक्ट के तहत लड़कियों को यहाँ पर भेजा गया था तो पहले से गर्भवती थी, तो कहीं ना कहीं मामले को ढकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो लापरवाही है उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही कोविड के मामले को लेकर के है कि 57 लड़कियों का एक जगह से पॉजिटिव हो जाना कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि इन 2 लड़कियों में जिनमें एड्स और हेपेटाइटिस के लक्षण पाए गए, ये पहले से बीमार थी। अगर इनको कोविड अस्पताल नहीं भेजा जाता तो ये मामला सामने नहीं आता और ये सामान्य दूसरी बालिकाओं के साथ यहाँ पर रह रही थी, जो एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और जिस तरीके से संस्थान के लोग ये कह रहे हैं कि लगातार यहाँ पर उनका मेडिकल परीक्षण हर महीने किया जाता है और जब ये आई थी तब भी उनका मेडिकल परीक्षण किया गया था, तो ये HIV और जो हेपेटाइटिस की जो बात अब सामने आई है वो पहले सामने क्यों नहीं अगर आई थी तो होंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स भी प्रशासन की ओर से रखे गए हैं, ये भी सवाल है। धन्यवाद इस वक्त श्याम आपका। ऋषभ मणि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से रूस के दौरे पर हैं। चीन से LAC पर तनाव के बीच राजनाथ सिंह रूस जाने वाले हैं। कई रक्षा समझौतों पर इस दौरान चर्चा होगी। मॉस्को में 75वीं विक्ट्री परेड में भी वो शामिल होंगे। रूस में कई विदेशी नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, लेकिन रूस में चीन के नेताओं से नहीं मिलेंगे राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मरीजों की संख्या 16,000 के पार पहुंच चुकी है। छोटे शहरों में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती दिख रही है और तस्वीरें जो है वो परेशान करने वाली है।
इस वक्त हमारे सहयोगी आरिफ खान आगरा से हमारे साथ मौजूद हैं, लोकेश दुबे कन्नौज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, लगातार अब जो ये संक्रमण है छोटे शहरों में भी देखने को मिल रहा है, गांव में भी देखने को मिल रहा है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच लक्ष्य बढ़ा दिया गया है अब सैंपलिंग का और जांच का। हर दिन 20,000 सैंपलिंग हो सकेगी, जांच हो सकेंगे आने वाले कुछ दिनों में। देखिए मेनका, जिस तरह से कोरोना कहर लगातार जारी है उस हिसाब से सरकार भी अपनी तैयारियां बहुत मजबूती से कर रही है और किसी तरह की कोई लापरवाही सरकार बरतने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा सरकार ने सभी अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि किसी भी तरह की टेस्ट हो वो पूरी तरह से करें, टेस्टों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि मरीजों की जो जरूरत है या मरीजों को जहां भर्ती कराना है वो भर्ती कराया जाए। तो कुल मिलाकर यह है कि आगरा की अभी हालत बहुत बद से बदतर होती जा रही है। आगरा में रोजाना 8, 10, 12 मरीज रोजाना मिल रहे हैं। देखिए अब तक आगरा में करीब 1139 पेशेंट अभी तक सामने आए हैं, जिसमें अभी 125 एक्टिव केस है और करीब 77 लोगों की इसमें मौत हुई है। तो आगरा की हालत देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब है। हालांकि नोएडा थोड़ा बड़ा है, लेकिन आगरा पहले दिन से लगातार हॉटस्पॉट बना रहा है, लगातार मरीजों की संख्या आगरा में बढ़ती रही है मेनका। और देखिए अब आगरा के आसपास के जिलों की बात की जाए तो उन जिलों में भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, चाहे मैनपुरी हो, चाहे कासगंज हो, चाहे एटा हो, चाहे हाथरस हो, आसपास जितने भी जिले हैं सब जगह लगातार वो परेशानी शुरू से ही देखने को मिल रही है। सही कह रहे हैं आप। इधर लोकेश दुबे का रुख कर लेंगे। लोकेश, कन्नौज का भी हाल बताएं। छोटे शहरों में भी लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ता ही जा रहा है। जी बिल्कुल, मैंने आपको बता दें कन्नौज में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे अब तक 202 मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें कि अभी 74 केस एक्टिव हैं। और आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर भी संक्रमित हुआ है। इसी तरीके से जिला अस्पताल में एक स्टाफ नर्स भी संक्रमित हुई है, वहाँ पे एक ओटी टेक्नीशियन भी संक्रमित हुआ है। इसके अलावा जो अभी तक यहाँ कन्नौज में जो मिल रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या बाहर से आने वाले प्रवासियों की है। हालांकि प्रशासन, एक अच्छी चीज़ ये रह रही है कि प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं आपको बता दें जैसे ही प्रवासी आते हैं, निगरानी जो समितियां हैं वो निगरानी समितियां एक्टिव हैं और निगरानी समितियों को एक्टिव रखा गया है। लेकिन आंकड़े इसी बीच बढ़ रहे हैं, परेशानी बढ़ रही है, खतरा खत्म नहीं हुआ है बल्कि अब बढ़ ही रहा और ऐसे में लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। धन्यवाद आप दोनों का पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहे हमारे साथ।